नाजरीन, डीडी उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसे में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। बहुत से खूबसूरत उन्वानात के तहत हम आपके साथ शामिल हुए हैं और आपकी शिरकत भी हमें मैसर आई है। आज हम आपको एक खूबसूरत मौजू के हवाले से आपसे बातचीत करेंगे। आज का उन्वान है आओ स्कूल चलें। अपने आप में बहुत खूबसूरत सा एक गुदगुदाने वाला एक तीन लफ्ज़ ये आओ स्कूल चलें। हर शख्स की ज़िंदगी में स्कूल की ख़ास अहमियत होती है और पूरे माशरे, पूरे कौम, पूरी जो कौमियत है हमारी, उसमें स्कूल की बहुत बड़ी अहमियत है। अगर हम किसी समाज को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे स्कूलों का निज़ाम बहुत खूबसूरत होना चाहिए और ये हर बच्चे का हक़ है कि उसे तालीम मिले, प्रॉपर तालीम मिले, ताकि उसकी ज़िंदगी, उसके घर की ज़िंदगी, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी, उसके शहर की ज़िंदगी और उसके मुल्क की ज़िंदगी बेहतर हो सके। हम सब की ज़िंदगी में स्कूल बहुत बड़ी अहमियत रखता है और आज हमें खुशी है कि यहाँ हमारे दरमियान डॉक्टर NK साहू साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है। आप यूं तो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं स्कूल सिस्टम की, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये आपका डिपार्टमेंट है और आपने बहुत काम किया इस मैदान के अंदर, यानी कि स्कूलों के निज़ाम और उसके पीछे जो पूरी इकॉनमी है और पूरा मेरे ख्याल से सारे डाटाज डॉक्टर साहब लेकर आए हैं। और चूँकि मुसलसल गवर्नमेंट के अंदर आप वहाँ नुमाइंदा हैं यहाँ पर हमारे दरमियान, और इनका जो तजुर्बा है उससे बहुत सारे परतें खुलेंगी, बहुत सारे हमें हक़ायक़ मालूम होंगे। और हमारे आज के दूसरे पैनलिस्ट हैं इकरामुल हक साहब। इकरामुल हक साहब का ताल्लुक़ जो है यूँ तो एक इदारे से है, वहाँ काम करते हैं जो नीम सरकारी इदारा है, लेकिन वहाँ आप चीफ HR हैं। उसके अलावा जो सबसे अहम काम है मोहतरम इकरामुल हक साहब का, वो ये है कि बच्चों की जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं या जिसको स्कूल जाना चाहिए किसी वजह से, उनको कैसे तालीम से जोड़ा जाए, उनके वालिदैन को कैसे रजामंद किया जाए कि तालीम की अहमियत क्या है, इसको पहचानिए। ये मौका हाथ से निकल गया तो बच्चा जो है दोबारा उस मौके को नहीं पा पाएगा। और इन्होंने मिशन तालीम नाम से, मैं डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ, मिशन तालीम आपका जो इदारा है उसके आप नेशनल कन्वीनर हैं। तो आइए हम बात करते हैं, शुरुआत जनाब डॉक्टर NK साहू साहब से। साहू साहब, आपका ताल्लुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से और वो भी स्कूल एजुकेशन से। ये जो एक चीज़ है अपने आप में बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज़ आया था, राइट टू एजुकेशन, ये बहुत ही आपको एक ताकत देता है। ये सुनकर ताकत मिलती है कि इट इज़ माई राइट, ये मेरा हक है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितना मौसर है, कितना इसका असर होता है और कितना हम इस पर अमल कर पाए हैं, राइट टू एजुकेशन? देखिए, राइट टू एजुकेशन तो आया 2009 में। जी जी। लेकिन स्कूल में बच्चे आए और उनको अच्छा तालीम मिले, वो शुरू हो गया है इंडिपेंडेंस से। एग्जैक्टली। और इससे पहले हम लोग भी राइट टू एजुकेशन आने से पहले सर्व शिक्षा अभियान जो बोलते हैं, हाँ, सबको शिक्षा मिले, सर्व शिक्षा सब स्कूल में आए, वो उसको भी शुरू कर दिया था इससे पहले। लेकिन राइट टू एजुकेशन आने के बाद ये हुआ कि हर बच्चों का ये राइट बन गया कि उसको 8 साल का शिक्षा दिया जाए, 1 से लेके 8 तक। तो ये राइट के हिसाब से किया गया। उसके लिए जाके 100% स्टूडेंट बच्चे आए स्कूल में, वो था इसका मकसद। आज का डेट में उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि यूनिवर्सल, मतलब सबको मिले शिक्षा, उसमें हम लोग काफी दूर तक कामयाब हैं। बहुत अच्छी बात है। कामयाब है मतलब ऐसे कि 95-97% बच्चे अभी किसी भी इलाका में हैं, गांव में हैं, कोई भी कस्बे हैं, वो स्कूल आते हैं। तो वो हो गया। लेकिन दूसरे जो चरण है उसका ये है कि लेकिन स्कूल डॉक्टर साहब आते हैं, बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि 97% बच्चे, क्या 97% बच्चों को स्कूल में किताबें मिल रही हैं, क्या टीचर मिल रहे हैं, क्या वहाँ प्रॉपर बिल्डिंग है, क्या वहाँ टॉयलेट्स हैं, क्या वहाँ लाइब्रेरी है, इस तरह की चीज़ें हैं, ओके, तभी कि स्कूल कहलाता है। स्कूल में तो ये जो आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, जी, वो सबका काफी हद तक हो गया है। जैसे कि आपको बताता हूँ कि क्लासरूम हो, बच्चों को स्कूल का किताब मिले और ड्रेस मिले,
टॉयलेट हो, जैसे कि 2014 का जो स्वाधीनता दिवस था, वहाँ प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि सबके लिए स्कूल में टॉयलेट हो, वो लड़कियों के लिए टॉयलेट बहुत जरूरी है। तो भारत सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और आपका प्राइवेट लोग सब मिलके एक साल इतना लोग लग गए उसमें टॉयलेट बनाने में कि अभी जो गया स्वतंत्रता दिवस का जो हुआ, तब तक प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया कि हमने ऑलमोस्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है साहब। तो अब हम बात करते हैं जरा सा इकरामुल हक साहब से। इकरामुल हक साहब, देखिए ये जो मसला है, हर बच्चे को हर वालिदैन चाहता है, चाहे वो कितना ही पिछड़ा हो, चाहे वो सड़क पे रिक्शा चला रहा है या मूंगफली खोंचे में बेच रहा है, लेकिन उसका एक अरमान होता है अगर मेरे बच्चे हैं, मैं बाप हूं या मैं माँ हूं, तो मेरा बच्चा भी स्कूल जाए। ये जो आपका मिशन है, ये असल में क्या है? आप किन के लिए काम करते हैं? ये जो हमारा मिशन है, मिशन तालीम के नाम से, इसमें हम और हमारे साथी पिछले 6 सालों से एनसीआर, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में ये कोशिश करते हैं कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मतलब क्या हुआ डिप्राइव्ड सेक्शन? SC ST है, OBC है, माइनॉरिटीज हैं, दे आर अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, जिनको मुख्य धारा में आज तक शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको तालीम की अहमियत बताना, उनके बीच, उनकी गलियों में, झुग्गियों में जाके हर संडे मीटिंग करना और उनके बच्चों को उत्साहित करना, गार्जियन को उत्साहित करना कि 100 के 100% बच्चों को तुम अपने स्कूल भेजो। इस सफर में जो उनको दुश्वारियां होती है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे स्कॉलरशिप लेना है, कैसे कौन सा फॉर्म कब भरना है, इन सारी जानकारियों के साथ हमारे वॉलंटियर्स इतने सालों से इन जगहों पे काम कर रहे हैं। अच्छा इकराम साहब, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा आपको। ये SC ST हैं, OBC हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, माइनॉरिटीज हैं, आपने बताया सरकार की तो इतनी सारी स्कीमें इनके लिए हैं, ये क्यों पिछड़े हुए हैं? क्या वजह है? मतलब पिछले 1947 के बाद से मुसलसल सरकार की जानिब से इन लोगों के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सहूलतें आ रही हैं, तो वजह आपको क्या लगती है? सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार की बहुत बेहतरीन स्कीमें हैं, कमियां हम में हैं। कैसे? सरकारों में कमियां निकालने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कोई कमी है तो हमारी कोशिशों में कमी है, हमें अपने कोशिशों में इजाफा करने की जरूरत है। ये जो मुख्तलिफ स्कीमें आती हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, मैं बहुत ही बेबाक तरीके से कहना चाहूंगा, जो शायद किसी को अच्छा ना लगे, ये जो समाज में सफेद कुर्ते वाले हैं, हमारे जैसे सफेद कुर्ते वाले हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। वो अपना खाना, मैं हमेशा बल्कि अपने प्रोग्रामों में ये कहता हूं कि एक मजदूर 300 रुपए मजदूरी करके आता है और शाम को थक के सो जाता है, और एक बंदा जिसको ऊपर वाले ने गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ दिया है, वो भी शाम को अपना कोरमा खा के सो जाता है। तो उसमें और मजदूर में क्या फर्क है? ऊपर वाला एक दिन जब उससे हिसाब लेगा तो ये पूछेगा कि ये सारी नेमतें तुझसे क्यों ना वापस ले लूं, अगर तूने भी वही किया जो एक मजदूर ने किया। जो समाज में जिम्मेदार लोग हैं वो अपना फर्ज नहीं निभा रहे, वो नहीं देख रहे। उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाके गलियों में अपने से जो लेसर लोग हैं उनको बताएं कि ये स्कीम्स अवेलेबल हैं, तुम अपने बच्चों को भेजो। मैं इसी कड़ी में एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, क्योंकि करंट है। दिल्ली, पूरे दिल्ली में 22 तारीख से पहले 1 से लेकर 22 तारीख तक 25% EWS और DG डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं। अब ये इन गरीब लोगों को कौन बताए कि ये सीटें अवेलेबल हैं? सारे 11 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं, नामचीन स्कूल हैं, जितने मशहूर स्कूल हैं, इन सारे स्कूलों में 25% सीट सरकार ने रिजर्व कर रखी है। अब इन गरीबों को, झुग्गियों में जो रह रहे हैं, बस्तियों में जो रह रहे हैं, इनको नहीं पता। हमारी तंजीम पिछले 10 दिन के ही अंदर कम से कम खाली जमुना पार्क के इलाके में हमने 25 मीटिंगें सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक करदमपुरी, वेलकम कॉलोनी, न्यू शादरा, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, संगम विहार, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, मेहरौली, रंगपुरी पहाड़ी, इन सारी जगहों पे जाके मिशन तालीम ने मीटिंग की है, गार्जियन को समझाया है कि किस तरह से ऑनलाइन आप अपने बच्चों को इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। यही दिन रात हमारा काम है। डॉक्टर साहब के पास में उनसे एक स्टेप में आगे जाना चाहता हूँ। एक तो वो स्कूल में आए और स्कूल में पूरा पढ़ाई वो खत्म करे। जी। लेकिन हमारे लिए दूसरा जो प्रॉब्लम है, ड्रॉप आउट बोलते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बहुत सारे लड़के हैं और लड़कियां भी हैं जो 10वीं क्लास तक पहुंच नहीं पाते हैं। कोई 2 क्लास में, कोई 5 क्लास में, कोई 6 क्लास में वो ड्रॉप कर जाते हैं। उनका बहुत सारे कारण है। जी। जैसे कि सोशल बैकग्राउंड तो एक ही मेन है, पॉवर्टी है, गरीबी है, बहुत सारे कारण है, लेकिन उसको भी रोकना है। तो ये दोनों चीज होना चाहिए कि सब स्कूल में आए
और स्कूल में पूरा तालीम उनको मिले। इलाकों के इन्होंने नाम लिए इकरामुल हक साहब ने, इन्हीं इलाकों में मैं भी, चूंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, मैंने पूरी 29 साल नौकरी की है, और हमने वहां पर तालीम बालिगान एडल्ट एजुकेशन, जो बाद में लिटरेसी मिशन के नाम से शुरू किया था, और इन सारे इलाकों में चूंकि स्कूल्स बहुत आसपास नहीं है और बच्चों को इतनी दूर नहीं भेजा जा सकता, तो लोग बच्चों को घर में रखते हैं। अच्छा, वहाँ थोड़े से आउटलेट्स हैं, कारखाने हैं, घरों में काम होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कि बच्चा भी कुछ आमदनी का जरिया बन जाए। तो माँ बाप को लगता है कि पढ़ के लेके कोई डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं पाएगा ये बच्चा, तो इसको मजदूरी बनना है, तो अभी से मजदूरी करे, घर में चार हाथ बैठाएगा। ये जो एक चीज है, क्योंकि सरकार, डॉक्टर साहब आप सरकार से ताल्लुक आपका है, अब वो भी स्कूल एजुकेशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारी फैसिलिटीज बच्चों को मिल रही हैं कि इस तरह की लालचों से बच्चे स्कूल न छोड़ें। ड्रॉप आउट्स की आपने अभी बात की है, उनको स्कूल में यूनिफॉर्म का पैसा भी मिलता है, टेक्स्ट बुक भी, सिलेबस भी फ्री में मिलता है। अगर वो बैकवर्ड क्लास के हैं, अगर वो माइनॉरिटी के, उनको अलग से कुछ पैसे दिए जाते हैं कि स्कूल मत छोड़ो। फिर क्या वजूहात हैं, फिर क्या वजह है कि बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट्स होते हैं? ऐसे भी होता है जी कि वो बच्चों को मजा नहीं आता है स्कूल में, उनका लैंग्वेज जो है अलग होता है, जो जिस भाषा में बातें करते हैं, और जो क्लास 1 और 2 में जो शुरू होता है तालीम, उस टाइम उनका भाषा, जब उनकी भाषा में नहीं बात करेंगे तो ठीक नहीं होता मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली शहर जो है उसमें जो माइग्रेंट लेबर्स आते हैं, कोई उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, कोई पूर्वी यूपी से है, कोई बिहार से है, वो वजह है। तो इसीलिए सरकार का तो प्रोग्राम है कि उनको मदर टंग में बात पढ़ाया जाए, शिक्षा दिया जाए, लेकिन ऐसे भी कुछ इलाका है जिसमें और ही डायलेक्ट चलता है। जी हाँ, तो वहाँ तो जैसे कि ट्राइबल आदिवासी लड़का है, लड़की हैं, वो लोग जो आते हैं वहाँ अलग अलग भाषा का उनका मदर टंग होते हैं, लेकिन उनका स्टेट का भाषा अलग होता है, उनका रीजन का अलग होता है। तो सरकार ये भी बोला कि आप पहले कुछ साल के लिए 2-3 साल तक आप मदर टंग, जो प्योर मदर टंग होता है उनका, उसी में बात करके उनसे पढ़ाइए, ताकि उनको डर ना लगे कि ये क्या करें क्या नहीं। वो जो है वो मेन है वही कि उनको डर लगता है पढ़ाई में, वो इंटरेस्ट नहीं रहता, इंटरेस्टिंग नहीं होता है। टीचर लोग को यहाँ हम लोग सिखा रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग करके अच्छा मुझे पढ़ाए। तो ये दोनों हो जाए, और लोगों का जो परिवार जो है उनका इनकम, उनका जो है वो इस तरह थोड़ा उठ जाए, जो उठ रहा है ऑलरेडी भारत में हो गया है, काफी लोग इनकम आ रहा है। तब ये दोनों, मतलब यूनिवर्सल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, वो हम दे पाएंगे। हाँ, मतलब एक तो क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कि मैं अगर इस काबिल हूँ कि मेरी इतनी आमदनी है और मैं अवेयर हूँ कि तालीम से ही मैं अपने बच्चों को अगला कोई मौका दे सकता हूँ, तो मैं उनको दिल्ली के बेस्ट पॉसिबल स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा, बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में लेके जाऊंगा, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में, बेस्ट कोर्सेज के अंदर, ताकि मेरा बच्चा कामयाब तरीन शहरी बने। डॉक्टर साहब ने जो बात कही, वो 100% सही कही। मेन इशू, अब हम क्योंकि पिछड़े तबकों की बात कर रहे हैं जो मुख्य धारा से दूर रह गए हैं, अगर आप अकलियतों की और SC/ST की स्पेसिफिकली बात करें तो 7वीं 8वीं 9वीं तक जाते जाते 80% बच्चे दम तोड़ देते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और ये बात तो किससे छुपी है कि सिर्फ 3% माइनॉरिटीज के बच्चे ग्रेजुएशन तक पहुंच पाते हैं। जी हाँ। तो हम इन 3% से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुनिया फतह कर लेंगे। जब तक 100 के 100% बच्चे नहीं जाएंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, तब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे। एक पेरेंटल काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है। ज्यादातर, अगर एक बार बच्चा, इनके ज्यादातर जो गार्जियन है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई दर्जी का काम करता है, कोई इस तरह का काम करता है, बच्चे को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की समझ नहीं है। एक बार 8वीं 9वीं में जब वो मैथ में या फिजिक्स में फेल होता है, एक बार और ट्राई करता है, तीसरी बार उसका गार्जियन कहता है कि चलो तुम्हें कुछ ज्यादा समझ नहीं है, ऐसा करो फैक्ट्री में लग जाओ। गार्जियन भी खुश, पहले 15-20 हजार रुपए वो कमा रहा होता है, 8-9 हजार रुपए बच्चे कमा के लाना शुरू कर देता है, घर में बड़ी फरावानी आ जाती है। मुश्किल तब शुरू होती है जब 4 साल बाद ये बच्चा बालिग हो जाता है, फिर उसका अपना परिवार हो जाता है, और फिर आपस में चेमी गोइयां और लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो हमें फोकस जो सारा इस पे रखना है कि चाहे आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बाकी जरूरियातों को तुम कम कर लो, लेकिन बच्चों को 12th तक तो लेके ही जाओ। और आज सरकार ने इतना बेहतरीन कदम उठाया है। मैं हमेशा अपने प्रोग्रामों में कहता रहा हूं, कंप्यूटर गरीब और अकलियतों का सबसे अच्छा दोस्त है। बिल्कुल है। AIEEE का एग्जाम किसी सुरेश, महेश और जावेद में फर्क नहीं करता, AIPMT किसी में फर्क नहीं करता, क्लैट का कोई टेस्ट किसी में फर्क नहीं करता। जो बच्चा मेहनत करके इन एग्जामों में टेस्ट देगा तो उसका एडमिशन उसके मार्क्स के हिसाब से होगा।
तो वो जमाना गया जब हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते थे। आज हमें कोशिशें बढ़ाने की जरूरत है बजाय सरकार में कमियां खोजने के। नहीं, इल्जाम तो हमेशा कमजोर लोग लगाते हैं, जो समझदार लोग हैं उन्हें मालूम है। और दोबारा आप क्योंकि ये एक बड़ा फोरम है, आपके जरिए मैं बात कहना चाहूंगा कि मैं जो भी समाज के लोग ये समझते हैं कि मैं बड़ा जिम्मेदार आदमी हूं या मैं बहुत बड़ा आदमी हूं या मेरी बहुत बड़ी हैसियत है, तो आपकी हैसियत इस बात पे नापी जाएगी कि आप जहां रहते हैं उसके कुर्बो जवार में कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे या कितने बच्चे अनपढ़ हैं, उनके लिए आपने क्या कोशिशें की हैं। अगर आपने उनको स्कूल भेजने की कोई कोशिश की है तो आप बाशऊर आदमी हैं और बड़े आदमी हैं, नहीं तो सिर्फ आपने सफेद कुर्ता सिलवाया है, उसके आगे आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है समाज के अंदर। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर इकराम साहब। अच्छा साहू साहब, आप चूंकि गवर्नमेंट में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आपका ताल्लुक है और इकोनॉमिकली जो सारा का सारा स्कूल एजुकेशन के हिसाब से आपका जो है सारे डाटाज आपके पास होंगे। ये जो हमारे यहाँ है कि मतलब कि वो आदमी जो रोज मजदूरी करता है और रोज जितना कमाता है उतना खा के खर्च कर जाता है, कल के लिए उसको खाना खाना है ना कुछ और है, वो एक बहुत बड़ा समस्या, एक मसला तो है ना उसके सामने कि मैं बच्चे को ट्यूशन कहाँ से कराऊं बगैर ट्यूशन के। जैसे कि डॉक्टर इकराम साहब ने नहीं कहा कि वो जब फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में पढ़ता है तो वो पजल हो जाता है और फिर सोचता है कि यार छोड़ो पढ़ाई से। एक और भी बहुत बड़ा मसला आ गया कि लड़के जो है उनके दिमाग इधर उधर बहुत भटकते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, दोस्त यारी हो जाती है, सिनेमा और ये और वो। लड़कियां घरों में कन्फाइंड रहती हैं, वो बाहर की दुनिया से इतनी ज्यादा उनकी दोस्ती नहीं होती, तो वो धीरे धीरे पढ़ती रहती हैं। और एक दिन पता चला कि उसी समाज में 80% लड़कियों ने पढ़ लिया और 20% लड़के पढ़ पाए। अब उस समाज के अंदर गड़बड़ होता है कि उस समाज की लड़की की शादी के लिए बाहर से कोई लड़का चाहिए, क्योंकि लड़की कहती है मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मुझे पढ़ा लिखा ही लड़का चाहिए, किसी भी कीमत में जाहिल नहीं चाहिए। तो वो जो एक बिखराव पैदा हो रहा है, मतलब मैंने समाज को बड़े करीब से देखा है कि जहां लड़कियां पढ़ रही हैं और लड़के बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, और ओबीसीज के अंदर भी हो रहा है, माइनॉरिटीज के अंदर भी हो रहा है, बैकवर्ड क्लासेस में भी हो रहा है कि वहां लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा, चुपचाप घर में बंद, क्योंकि आप उसे खुली आजादी दे नहीं रहे। लड़का जो है उसको आजादी थोड़ी सी मिल जाती है कि मैं लड़का हूं, मुझे कैसे बांध के रखोगे। ये जो बिखराव है, आओ स्कूल चलें, इसमें कितना कारगर साबित होगा? नहीं, लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं। आपका कहीं पे लोकल लेवल में अपनी कोई कम्युनिटी में वो देखे होंगे, जितनी कॉलोनी के नाम इन्होंने लिए हैं, मैं उस हर कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, लेकिन ऑल इंडिया स्टेज में और या स्टेट लेवल में हमारा जो आंकड़ा बताता है, दोनों स्कूल में आते, दोनों पढ़ते, दोनों फेल भी होते हैं। हाँ, जाहिर है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन ये बोलना कि लड़कियां रिलेटिवली कुछ सालों से बेटर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो लोग एग्जाम में भी अच्छा कर रहे हैं, वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि लड़के जो है बॉयज वो पीछे रह जाते, वो बात नहीं है। और ये कोई विषमता आएगा नहीं इसका इसमें, अच्छा ना आए और ना आए आएगा नहीं वो वैसे। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम अलग से भी होता है जो लड़कियों के लिए, और भारत सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों काम करते हैं लड़कियों के लिए अलग से। उनको सीरियस इशू है, उनको साइकिल देना और बहुत सीरियस इशू है। जी जी जी, इनकरेज करते हैं। जी हाँ, और जो जिनको वो इनकरेज होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। एक छोटी सी बात में इसी मौके पे, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, और इससे अच्छा मौका क्या होगा सरकार की नॉलेज में कोई अच्छी चीज लाने का। जी जी, ये जो लड़कियों के लिए विशेष कई तरह के वजीफे भारत सरकार ऑलरेडी चला रही है, जिससे हजारों बच्चियों को फायदा भी हो रहा है। जी हाँ। इसी कड़ी में मौलाना आजाद फाउंडेशन 11वीं क्लास की बच्चियों को 6,000 रुपए, और वो जब 12वीं में चली जाती है, सक्सेसफुली 11th कंप्लीट करती है, तो 6,000 रुपए मिलता है। अब हर तरह की स्कॉलरशिप के फॉर्म में एक शर्त है दैट इफ यू आर गेटिंग एनी अदर स्कॉलरशिप यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। हो सकता है कि वो स्टेट का कोई 500 रुपए का सिर्फ स्कॉलरशिप मिल रहा हो या 700 रुपए का कोई मिल रहा हो। जब वो फॉर्म अपना मौलाना आजाद फाउंडेशन का भर के अपने प्रिंसिपल के पास साइन कराने ले जाती हैं, तो वो मना कर देती हैं, क्योंकि भाई तुम नहीं भर सकती, तुम ऑलरेडी ले रही हो। तो मेरी सिर्फ सजेशन है, सबमिशन है कि कुछ ऐसा इसका सरलीकरण कर दिया जाए कि कंप्यूटराइज तो अब धीरे धीरे डेटा सरकार कर ही रही है सब कुछ, कि अगर बच्चे को ये वाला वजीफा सैंक्शन हो जाता है तो वो 700 रुपए वाला ना दिया जाए, बड़ा वजीफा जो है वो उस बच्चे को दे दिया जाए, लेकिन उस बच्चे की एप्लीकेशन जरूर फॉरवर्ड कर दी जाए, उसको ना रोका। मुझे भी लगता है एप्लीकेशन स्टेज में ये नहीं ना हो जाए। और एक और छोटी सी हो रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है।
इनफैक्ट जब अल्टीमेटली जिसको मिलेगा स्कॉलरशिप जो मिलेगा उसी टाइम वो डुप्लीकेट ना हो, बस उसके लिए आइडिया है नहीं वो उसको बच्चे को ये हक होना चाहिए कि वो जो छोटी वाली उसको सरेंडर कर दे। क्योंकि देखिए जब भी आप हम लोग भी स्टेट गवर्नमेंट हमने काम किया है तो उसमें ये होता है कि एक आदमी को कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, दूसरी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जाहिर है कि अगर आपको कहीं 5,000 की मिल रही है और दूसरी 15,000 की मिलने वाली है तो आपको अगर लगता है कि नहीं वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा मुझे है, तो एक तो ले सकता है, दो बेनिफिट, चार बेनिफिट नहीं लेने चाहिए। एक और छोटी सी सबमिशन है कि जो हमारे बजट होते हैं किसी भी विभाग के, एक एग्जांपल के लिए मॉनेटरी मिनिस्ट्री ही ले लीजिए, तो मैं मिसाल दूंगा जैसे 2014-15 में पूरे इंडिया से 1,35,000 बच्चों ने एप्लीकेशन किया था 11th के स्कॉलरशिप के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन में। जी। ये तो तब है जब उन बच्चियों के एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं हुए जो ऑलरेडी कोई वजीफा ले रही थी, जिनके प्रिंसिपल ने जैसे मोदी नगर, मुरादनगर, गाजियाबाद, लोनी, एटा, झांसी, इन सारी जगहों पे मिशन तालीम ने फॉर्म भरवाए थे पिछली बार, तो ये दुश्वारियां सामने आई थी। जी। तो दूसरी दुश्वारी ये कि जैसे उसमें 1,35,000 बच्चों ने भरा, 2014-15 में सिर्फ 45,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल पाया, 90,000 बच्चों को वो स्कॉलरशिप महरूम रह गई, नहीं मिल पाया। तो हमारी सबमिशन ये है कि अगर बजट नहीं यूटिलाइज हो पाता किसी वजह से किसी और मद में उस मिनिस्ट्री का, तो आपके पास बच्चों के फॉर्म भरे पड़े हैं, बोर्डों के बोरे आपके ऑफिस में पड़े हैं, व्हाई डोंट यू डाइवर्ट दिस फंड एंड इतनी गरीब बच्चा उनको दे दीजिए। हम ही तो कहते हैं बच्चा पढ़ेंगे बढ़ेंगे, देश की कलियां हैं खिलेंगी। नहीं, जाहिर है बच्चों तो की तालीम उनकी मदद हो जाए, मतलब तो हर बच्चे की तालीम की हर बच्चे की, तो इससे अच्छा क्या काम होगा। और डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाना है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाना है। तो ये निवेदन भी समझ लीजिए, सजेशन भी समझ लीजिए, अगर इस दिशा में कुछ काम हो जाए तो बच्चों की तालीम में बड़ा बदलाव आ सकता है पूरे इंडिया के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहू साहब, मैं एक चीज और आपसे, आप यहाँ हैं तो फायदा उठाया जाए आपसे, आपके पास बहुत सारे डाटा वगैरह होंगे। ये देखिए प्राइवेट एजुकेशन तो बहुत तेजी से बड़े शहरों के अंदर ग्रो कर गया है, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल, बड़े अट्रैक्टिव स्कूल, बहुत अट्रैक्शन उनके अंदर है, और साहब एडमिशन नहीं मिल सकता और ये नहीं हो सकता, और एक ही दिन है जिस दिन फॉर्म मिलेगा और उसके बाद ये कोटा वो कोटा, ऐसा है वैसा। आपको बहुत गारंटेड सा लगता है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में जाएगा, कल को वो पायलट बनेगा, नहीं तो इंजीनियर बनेगा। और एक ये भी पागलपन है कि पेरेंट्स पहले बच्चे को ये कॉम्प्लेक्स देते हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको मतलब इसके अलावा जो हिंदुस्तान में लोग हैं वो जानवर, इंसान ही नहीं। इस तरह से एक बच्चे को दिमाग खराब करने वाली बात है। एक शरीफ हिंदुस्तानी मुझे बनाना है, एक अच्छा हिंदुस्तानी शहरी बनाना है, ये कोई वालिदैन नहीं सिखाते। ये जो हमारी जो ज़हनियत बन गई है, ये दो तरह के दो लेवल्स हैं। एक आम आदमी जो एक छोटी पोस्ट पर है, बहुत अच्छी हाई सैलरी नहीं है, सिंगल अर्निंग है उसके, वो उसके पास ऑप्शंस हैं कहाँ? मतलब अगर वो बहुत जीनियस है, बहुत अच्छा बच्चा है, उसके लिए भी क्या कोई ऐसी स्कीम नहीं हो सकती कि भाई इस बच्चे को, मतलब आप सरकारी स्कूल के अंदर चूंकि बहुत सारे मसले होते हैं, अक्सर टीचर्स नहीं होते हैं, अक्सर जो होता है कि साहब वो 3-4 साल लग जाते हैं अपॉइंटमेंट में। अभी आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि 1700 टीचर जो हैं सिर्फ एक लैंग्वेज के शॉर्ट हैं, जिनके लिए अभी सरकार ने कहा कि हाँ रियली देयर इज अ शॉर्टेज। तो इस बात को 16 साल लग गए ये जानने के लिए कि भाई कहाँ शॉर्टेज है। दिल्ली के अंदर 3400 टीचर्स की भर्ती होने जा रही है, यानी 3400 टीचर 15 साल से शॉर्ट थे। इस सिलसिले में अगर हम, जैसे कि पब्लिक स्कूल में होता है, किसी एक क्लास में अगर टीचर नहीं है तो हंगामा मच जाता है। सरकारी स्कूल में ये हंगामा अगर मचने लगे कि भाई इतने बच्चे हैं, इतनी स्ट्रेंथ है, 45 पर एक टीचर चाहिए, वो अभी भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो क्या कोई ऐसी स्कीम है कि बहुत जल्द हम इस पर काबू पा सकें और एक खूबसूरत सा सिस्टम हमारे इस सरकारी स्कूल में भी हो सके? नहीं, सरकारी स्कूल तो काफी, जैसे कि 15 लाख स्कूल है जी देश में, उसमें से 11-12 लाख तो सरकारी स्कूल है और बाकी प्राइवेट स्कूल्स हैं। जी। तो हमारा एम्फासिस है कि बच्चे हिसाब से भी बहुत बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ज्यादा स्कूल हैं कितने, तो इसलिए वहाँ टीचर देने का जो है हमारा है कि इतने बच्चे में इतने टीचर होना चाहिए। वो आज का डेट में उतने वो तो हो गया है। जी 28 स्टूडेंट्स में एक टीचर है सरकारी स्कूल में। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में 42 बच्चे में एक टीचर है। तो उस हिसाब से तो और कोई भी शॉर्टेज नहीं रहे, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार सब स्कीम चला रहे हैं और टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, बहुत तालीम अच्छी भी बात उनको है। दिया जाता है। हाँ, टीचर्स को मतलब वर्कशॉप वगैरह होती है। जी 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 जी, बहुत अच्छा है। जो डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अहम बात कही। हाँ, हाँ। जो गार्जियन ये इल्जाम लगाते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, जी हाँ, उस गार्जियन से आप ये पूछिए कि कभी तुम 10 गार्जियन एक बार इकट्ठा होकर प्रिंसिपल के पास गए, कभी नहीं जाते, पूछने के कभी कौन सा जाते हैं। टीचर तुम्हारा किस टाइम पे आता है? असल या में कब इल्जाम पिछले लगाना दिन क्या बहुत पढ़ाया आसान है? है, इल्जाम कभी लगाना बहुत गार्जियन आसान है। इंटरेस्ट नहीं लेता। जी 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 जी, गार्जियन हाँ, खुद हाँ। 10 के ग्रुप में जाके एक बार प्रिंसिपल से मिले, मैं श्योर हूं कि प्रिंसिपल साहब भी सीरियस हो जाएंगे और जो उनका टीचर है वो भी अगले दिन से टाइम पे आने लगेगा और क्लास भी टाइम से होने लगेगी। यकीनन तो हम बहुत पेरेंट्स बहुत भी अच्छा डिस्कशन हुआ। डॉक्टर इकराम साहब और साहू साहब, आप दोनों हजरात की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे नाज़रीन तक पहुंची है। और ये जो अपने आप में एक खूबसूरत सा ख्वाब है। देखिए, हिंदुस्तान की रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवेज में से एक है। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है, स्कूल्स का एजुकेशन जो हमारा है, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। और इतनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमाम हिंदुस्तान के कैसे पहाड़ और कैसे जंगल और कैसे बेबानों में स्कूल कायम करके जो कर रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और पूरा एक नेटवर्क है हमारा। रेलवेज का जितना बड़ा नेटवर्क है उतना ही बड़ा हमारा स्कूल्स का है। लेकिन अवाम में बेदारी आनी बहुत जरूरी है। और एक बहुत खूबसूरत सा, जो एक बहुत भोला सा एक सपना होता है, आओ स्कूल चलें, ये अगर सारे वालिदैन अपने बच्चों पर लाजिम कर दें कि नहीं, स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होना है, स्कूल के बारे में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, स्कूल तो जाना ही होगा, तो हमारा जो मुल्क है, आज जितनी तरक्की हम कर रहे हैं, कल हमारी तरक्की में, क्योंकि ये मुल्क इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन का मुल्क है, पूरी दुनिया का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमको इस दुनिया को बदलने के लिए अपने बच्चों के लिए और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि वो आओ स्कूल चलें पर कायम रहें और हम और आप एक और खूबसूरत और ताकतवर हिंदुस्तान को कल देखें। आपकी इजाजत हो तो मैं चलते चलते एक लास्ट वर्ड करना चाहूंगा कि दोबारा समाज के वो लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जी जी, और जो ये समझते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल, तो कल का इंतजार ना करें, आज अपने घरों से निकलें और आओ चलो स्कूल चले की तहरीक से जुड़ें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम हमारा आओ स्कूल चलें यकीनन आपके लिए मुफीद होगा। आपको बहुत सारी मालूमात भी हासिल हुई होंगी और मैं अपने दोनों मेहमानों का, डॉक्टर इनके साहू साहब का और जनाब इकरामुल हक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके हवाले से हमारी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ। और आप भी जहां जहां सुन रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा अगर महरूम है तालीम से, तो आओ स्कूल चलें का नारा वहां तक जरूर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया।